जरा सोचिए, जो इंसान आज भारत के लाखों बच्चों को ना केमिस्ट्री का दीवाना बना रहा है, उसे खुद एक समय पर इस सब्जेक्ट से सख्त नफरत थी। हाँ, मतलब ये बहुत ही अजीब विरोधाभास है ना। बिल्कुल। जिस चीज को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, वही आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहराई से विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी पैराडॉक्स को समझने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये, है ना। हमारे पास आज ना मंजिल इंडिया जो यूट्यूब चैनल है, उसके 2 बहुत ही शानदार साक्षात्कारों के अंश हैं। पहला स्रोत है फिजिक्स वाला, जिसे हम सब PW के नाम से भी जानते हैं, उसकी मशहूर केमिस्ट्री टीचर डॉली मैम की व्यक्तिगत यात्रा। और दूसरा स्रोत है खुद उसी मंजिल इंडिया प्लेटफॉर्म की संस्थापक श्रद्धा की एकदम जमीनी कहानी, जिन्होंने झारखंड के गोड्डा जैसे छोटे से शहर से ना एक पूरा का पूरा सूचना तंत्र खड़ा कर दिया। देखा जाए तो ये दोनों कहानियां पहली नजर में बहुत अलग लग सकती हैं। हाँ, एक तरफ भारत का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म और दूसरी तरफ एक छोटे शहर की शुरुआत। बिल्कुल। एक कहानी स्टार टीचर की है और दूसरी एक छोटे शहर में अपना रास्ता खुद बनाने वाली एक युवा की। लेकिन इन दोनों के मूल में एक ही बात है। वो क्या? अभाव, संघर्ष और दिशा का मुड़ जाना। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी मजबूरियां या वो चीजें जिन्हें हम अपना प्लान बी मानकर चलते हैं, वो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। एकदम सही। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा समझते हैं। डॉली मैम की कहानी से शुरू करते हैं। चलिए। आमतौर पर हम सुनते हैं ना कि जो बेहतरीन शिक्षक होते हैं वो हमेशा से ही पढ़ाना चाहते थे, मतलब उनके अंदर बचपन से ही इसका जुनून होता है। हाँ, हम अक्सर उन लोगों की कहानियां सुनते जो मानते हैं कि शिक्षक बनना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन डॉली मैम के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा। ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि डॉली मैम बचपन से एक IPS या IAS अधिकारी बनना चाहती थीं। अरे वाह, सिविल सर्विसेज। हाँ, टीचर बनने का तो दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। घर में 4 भाई बहन हैं और पिता की सरकारी नौकरी है। मतलब एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का सेटअप। एग्जैक्टली। लेकिन परिवार का खर्च बहुत ज्यादा था। जब उन्होंने देखा कि घर के खर्चों का बोझ बढ़ रहा है, तो उन्होंने 12वीं के बाद ही, यानी जब वो BSc फर्स्ट ईयर में थी, तभी से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 12वीं के तुरंत बाद? हाँ, और वो भी पहली से चौथी क्लास के छोटे छोटे बच्चों को। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है, अगर कोई इंसान सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो वो अपना समय छोटे बच्चों को पढ़ाने में क्यों लगाएगा? ये एक बहुत ही क्लासिक स्थिति है जहां परिस्थितियां जो है ना वो सपनों पर हावी हो जाती हैं। मतलब मजबूरी? बिल्कुल। जब किसी के सामने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने की तत्काल जिम्मेदारी होती है तो प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। हाँ, वो तो है। डॉली मैम ने उस समय ये सोचकर तैयारी नहीं की कि पहले खुद सेटल हो जाएं। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि अगर वो कमाने लगेंगी तो शायद उनकी जल्दी शादी कर दी जाएगी। ओह, अच्छा। और फिर वो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये दिखाता है कि कैसे जिम्मेदारी इंसान के करियर ग्राफ को एक अलग ही दिशा में धकेल देती है। ये तो बहुत ही गहरी बात है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। वो क्या? जिस विषय को वो इतने सालों से पढ़ा रही हैं, मतलब केमिस्ट्री, उन्हें बचपन में केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल पसंद नहीं थी? एकदम नहीं। BSc तक वो एक एवरेज स्टूडेंट थी। उन्हें स्पोर्ट्स और डांस बहुत पसंद था और इसी वजह से उनके मार्क्स इतने नहीं थे कि उन्हें अपनी पसंद के विषय में MSc में दाखिला मिल सके। अच्छा, तो मार्क्स कम होने की वजह से एडमिशन नहीं मिला। हाँ, और जब तक उनका नंबर आया बहुत देर हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में फीस पहले ही जमा हो चुकी थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें केमिस्ट्री चुननी पड़ी। मतलब जिस चीज से भाग रही थी उसी में फंस गई। एग्जैक्टली। अब यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है तो वो अचानक उसमें MSc कैसे कर सकता है? यहीं पर इंसान की परिस्थितियों को अपनाने की क्षमता, यानी जो अडेप्टेबिलिटी होती है, उसका असली टेस्ट होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। आसान तो बिल्कुल नहीं है। वही तो, जब किसी विषय से नफरत हो तो अचानक उसकी किताबें पढ़कर कोई रातों रात उसमें माहिर कैसे बन सकता है? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर में मांसपेशियों का या मसल्स का निर्माण होता है। जिम वाली एनालॉजी। हाँ, जब कोई इंसान वर्कआउट करता है तो शुरुआत में बहुत दर्द होता है, मांसपेशियां टूटती हैं। हाँ, वो शुरुआती दर्द तो बहुत बुरा होता है। बिल्कुल।
डॉली मैम का कक्षा 9 से लेके बीएससी तक की सभी एनसीईआरटी और बेसिक किताबें दोबारा पढ़ना, वो उसी मानसिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरह था। अरे वाह, ये बहुत सही तरह से समझाया आपने। उन्होंने एक ऐसे विषय पर पकड़ बनाने की कोशिश की जिससे वो भागती थी। यहाँ दर्द और संघर्ष ने ही वो मानसिक ताकत पैदा की। मतलब ये तो ऐसा है जैसे आप किसी गलत ट्रेन में बैठ जाएं, लेकिन वो ट्रेन आपको आपके तय किए गए स्टेशन से भी किसी बहुत खूबसूरत और बेहतर जगह पर उतार दे। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। इसी फाउंडेशन के मजबूत होने का नतीजा था कि वो एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। हाँ, और ये हिस्सा ना बहुत भावुक कर देने वाला था। जब अखबार में उनका नाम आया, डॉली शर्मा पुत्री श्री धर्मेंद्र कुमार शर्मा, वो उनके परिवार के लिए सम्मान का पहला बहुत बड़ा पल था। वो पल किसी भी माता पिता के लिए बहुत गर्व का होता है। खुद डॉली मैम को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं। यह घटना साबित करती है कि पैशन हमेशा कोई जन्मजात चीज नहीं होती जिसे खोजना ही पड़े। मतलब पैशन बनाया भी जा सकता है। बिल्कुल। कई बार जब कोई इंसान किसी काम में अपना 100% देता है, भले ही वो काम शुरू में मजबूरी में किया गया हो, तो परिणाम इतने शानदार होते हैं कि वही काम पैशन बन जाता है। सही बात है। और इसी कड़ी मेहनत ने उन्हें 2017 से नीट और जेईई के बच्चों को पढ़ाने के काबिल बनाया। एकदम सही। अब इस व्यक्तिगत यात्रा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शिक्षा जगत के उस दौर पर आते हैं जब उनकी एंट्री फिजिक्स वाला में होती है। साल 2021 वाला समय। हाँ, 2021 पश्चिम विहार के लॉन्च का दिन। वहाँ वो पहली बार अलख पांडे सर से मिलती हैं। उनका क्या अनुभव रहा अलख सर के साथ? जब उनसे अलख सर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे विजनरी इंसान है जो इस बात की परवाह नहीं करते कि आउटपुट क्या आएगा। मतलब रिजल्ट की चिंता नहीं करते। हाँ, वो बस बच्चों के लिए इनपुट देते जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां एक सामान्य कॉर्पोरेट कंपनी और एक क्रांति के बीच का अंतर समझ में आता है। हाँ, डॉली मैम ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। वे तुरंत पहचान लेते हैं कि कौन सच में उनके भले के लिए काम कर रहा है और कौन से बिजनेस कर रहा है। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्या ये सिर्फ एक अच्छी पीआर स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती? पीआर स्ट्रैटेजी मतलब? आज के समय में हर एडटेक कंपनी यही तो कहती है कि वो छात्रों की सबसे ज्यादा परवाह करती है, तो इसमें असल में अलग क्या है? ये एक अच्छा सवाल है। अंतर जो है ना, वो इरादे के निष्पादन में है, मतलब एग्जीक्यूशन में। कैसे? जब कोई संस्था छात्रों की जमीनी समस्याओं को समझती है, जैसे कि पैसे की कमी या दूर दराज के इलाकों में अच्छी फैकल्टी का ना होना, हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, और बिना तुरंत मुनाफे की सोचे उन समस्याओं का समाधान देती है, तो छात्रों का जो ऑथेंटिसिटी रडार होता है ना, वो उसे पकड़ लेता है। ऑथेंटिसिटी रडार, ये टर्म बहुत अच्छा है। फिजिक्स वाला की सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि उन्होंने एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनाया जो कॉर्पोरेट के केपीआई से या टारगेट से एकदम परे था। ये बात समझ में आती है। और सिर्फ अलग सर ही नहीं, डॉली मैम ने अपने साथी शिक्षकों के बारे में भी जो कहा, उससे उस संस्था की टीम डायनामिक्स का पता चलता है। उन्होंने बाकियों के बारे में क्या कहा? एमआर सर के बारे में उन्होंने कहा कि वो बेहद मेहनती हैं। समाप्ति मैम को उन्होंने लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बताया और ऋतिक सर को बहुत एंटरटेनिंग कहा। ये दिखाता है कि एक सफल संस्था में अलग अलग तरह के व्यक्तित्वों का, यानी पर्सनैलिटीज का होना कितना जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षा में एक रूपता उबाऊ हो सकती है। एकदम सही। विभिन्न शिक्षकों का अपना एक अलग अंदाज होता है जो अलग अलग छात्रों को आकर्षित करता है। इसके अलावा पढ़ाई के तरीके को लेकर डॉली मैम ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी बात? नीट और बोर्ड्स के सिलेबस को लेकर छात्र अक्सर एक भ्रम में रहते हैं ना, डरते हैं बहुत। हाँ, बहुत खौफ रहता है बच्चों में कि दोनों कैसे मैनेज होंगे। उन्होंने इस डर को बहुत सरलता से तोड़ा। उनका कहना था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वही है, नीट और बोर्ड्स का सिलेबस एक ही है, इसलिए खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। और उनका ये नजरिया भी कि जीवन में 90% कर्मा और 10% किस्मत काम करती है, बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ है। ये जमीनी जुड़ाव उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं में भी दिखता है। मैंने सुना है उनका एक बहुत मजेदार पक्ष भी है। अरे बहुत मजेदार। उन्हें कुकिंग बहुत पसंद है, लेकिन तब तक जब तक कोई उन्हें इसका ऑर्डर न दे। मतलब अपनी मर्जी से खाना बनाना पसंद है। हाँ, और उन्हें हेरा फेरी, भागम भाग जैसी कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद है। यहाँ तक कि उन्हें बहन डर गई जैसे मीम्स भी पसंद है। मीम्स भी? बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कही, उन्हें टीवी सीरियल्स बिल्कुल नापसंद है। ज्ञान को देख सकते हैं। मनोविज्ञान? वो कैसे? जो इंसान जमीन से उठकर अपनी मेहनत और वास्तविकता से लड़कर सफल हुआ हो ना,
उसे अक्सर वो अवास्तविक, नाटकीय और काल्पनिक दुनिया बहुत उबाऊ या अनप्रोडक्टिव लगती है। अच्छा, मतलब उन्हें फिक्शन से चिढ़ होती है। हाँ, ऐसे लोग वास्तविकता और एक्शन में विश्वास रखते हैं, ना कि किसी स्क्रिप्टेड ड्रामे में। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। लेकिन जब वास्तविकता की बात आती है तो आज के छात्रों की सबसे बड़ी वास्तविकता डिस्ट्रैक्शन भी तो है। वो तो है, सबसे बड़ी चुनौती है आज की। रील्स, शॉर्ट्स, सोशल मीडिया। क्या आज के समय में सोशल मीडिया ही पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है? कई लोग तो कहते हैं कि ये पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। हाँ, तो इस पर डॉली मैम का क्या कहना था? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन डॉली मैम ने इसका बहुत ही संतुलित और आधुनिक जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि रील्स और सोशल मीडिया पूरी तरह से खराब नहीं है। अच्छा, ये तो काफी अलग नजरिया है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पुरानी पीढ़ी को आज के युवाओं से सीखना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई, जॉब और अपनी डिजिटल प्रोफाइल के साथ इन चीजों को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सच में ये शिक्षकों के सामान्य रवैये से एकदम अलग नजरिया था। अक्सर शिक्षक तो सिर्फ सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन करने की सलाह देते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी। क्या? उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका एक समय होता है। जब किसी का लक्ष्य बहुत बड़ा हो, जैसे कि आईआईटी या नीट क्रैक करना, तो परीक्षा की तारीख तक इन सभी चीजों को पॉज करना पड़ता है। मतलब डिलीट नहीं, बस पॉज। एग्जैक्टली। डिस्ट्रैक्शन वो तब बनता है जब इंसान गलत चीजों में अपना कीमती समय बर्बाद करने लगे। पॉज करना और हमेशा के लिए छोड़ देना, इन दोनों के बीच का अंतर समझना ही सफलता की कुंजी है। क्या बात है।